हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में मकड़ी रानी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, मकड़ी रानी और नौलखा हार। मकड़ी रानी और नौलखा हार, लेखक अजीत चटर्जी, चित्रांकन जगदीश पंकज। जौहरी हीरालाल बड़ी तत्परता से अपने सामने खड़े युवा प्रिंस दंपत्ति के सामने हीरे जड़ित हीरो की नुमाइश कर रहा था। इस हार को देखिए प्रिंस, इतना खूबसूरत और कीमती हार आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता। ये हार राजकुमारी साहिबा के गले में खूब खूब फबेगा। आप ठीक कहते हैं। फिर प्रिंसेस से मुखातिब होकर बोला, आपका क्या ख्याल है प्रिंसेस। नो डाउट यह हार नहायत ही खूबसूरत है, लेकिन इससे पहले कि प्रिंसेस का वाक्य पूरा होता, सेठ हीरालाल बोल उठा, मैं समझ गया, आपको इससे भी खूबसूरत हार चाहिए। जी हाँ, पर लगता है हमारी पसंद की चीज़ आपकी दुकान में नहीं है। चलिए प्रिंस, कहीं और ट्राई करते हैं। हम यहाँ काफ़ी समय बर्बाद कर चुके हैं। आप ठीक कहती हैं, चलिए। फिर प्रिंस दंपत्ति जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, सेठ हीरालाल खिसिया कर बोला, ज़रा ठहरिए योर हाइनेस, मैं आपको अपनी दुकान से खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। तब प्रिंस सेठ हीरालाल की तरफ पलटता हुआ नाराज़गी भरे स्वर में बोला, आप क्यों खामखा हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। नाराज़ न होइए योर हाइनेस, मैं आपको आज के युग का सबसे खूबसूरत हार दिखाता हूँ, और मुझे विश्वास है कि वह हार मिसेस प्रिंसेस साहिबा को ज़रूर पसंद आ जाएगा। लेकिन कीमत कीमत की आप परवाह मत कीजिए सेठ जी। अगर हार पसंद आया तो हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। आज हमारी शादी की पहली वर्षगांठ है। इस शुभ अवसर पर हम हर हाइनस में को एक नायाब तोहफा भेंट करना चाहते हैं। क्यों नहीं सर, आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। बस कुछ देर इंतज़ार कीजिए। इतना कह सेठ हीरा लाल ने अपने एक आदमी को शोरूम के भीतरी कक्ष में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब वह आदमी लौटा तो उसके हाथ में एक नहायत ही खूबसूरत मलमल के कपड़े में लिपटा केस था। सेठ हीरा लाल ने केस खोलकर प्रिंस दंपत्ति के सामने रखा तो प्रिंस दंपत्ति की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, इतना खूबसूरत हार हमने कभी नहीं देखा। यह नौलखा हार है प्रिंसेस साहिबा। बहुत खूब, यह हार आपके गले में सुशोभित हो धन्य हो जाएगा हार आइनस। तो पहना दीजिए ना अपने हाथों से। तब प्रिंस ने नौलखा हार प्रिंसेस को पहना दिया। फिर सेठ हीरालाल की तरफ पलट कर बोला, आप खुशनसीब है सेठ जी, प्रिंसेस को आखिरकार हार पसंद आ ही गया। अब आप हार की कीमत भी बता दीजिए। सिर्फ 3 करोड़। सिर्फ 3 करोड़। हम तो समझे थे आप कम से कम 10 करोड़ मांगेंगे। क्या 10 करोड़? क्या 10 करोड़ की आपकी नज़र में कोई कीमत नहीं है? हमारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है सेठ जी। इतना क्या प्रिंस ने अपने सूट की भीतरी जेब से हीरो जड़ित सोने का रिवॉल्वर निकाला और सेठ हीरालाल को दिखाता हुआ बोला, आपकी नज़र में इस रिवॉल्वर की क्या कीमत होगी। इसकी कीमत देखिए, संकोच क्यों करते हैं, हाथ में लेकर गौर से देखिए। फिर प्रिंस ने रिवॉल्वर सेठ हीरालाल के हाथ में थमाते हुए अपना हाथ पीछे खींचे ही था कि अचानक रिवॉल्वर से गोली चल गई। थाए आ आ खून। नहीं, ये आपने क्या किया सेठ जी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गोली नहीं चलाई। मैं बेकसूर हूँ। आप बेकसूर हैं कि नहीं इसका फैसला तो कानून करेगा। फिलहाल तो प्रिंस को अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है। और फिर प्रिंसेस अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश देते हुए गर्जी, तुम लोग देख कह रहे हो, फ़ौरन प्रिंस को अस्पताल ले चलो। यस मादाम। अगले ही पल दोनों बॉडीगार्ड्स ने प्रिंस को उठाकर बाहर खड़ी कार में पहुंचा दिया। प्रिंसेस उनके साथी थी। प्रिंसेस के कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार दौड़ा दी और देखते ही देखते कार नज़रों से ओझल हो गई। उधर शोरूम में हथप्रभ खड़े सेठ हीरालाल को उसके मुनीम ने सचेत किया, सेठ जी, ये भी क्या होगा। मैं तो बर्बाद हो गया मुनीम, पता नहीं गोली कैसे चल गई। अगर प्रिंस मर गया तो मेरी बची कुची ज़िंदगी जेल में ही कट जाएगी। कुछ भी हो सेठ जी, पुलिस को तो खबर करनी ही पड़ेगी। नहीं मुनीम जी, पुलिस को मत बुलाइए। ये क्यों भूलो सेठ जी कि वह राजकुमारी राजकुमार के साथ नौलख का हार भी ले गई है, और वह हार अब पुलिस ही वापस दिला सकती है। हार की फ़िक्र मत करो मुनीम जी, उससे कहीं ज़्यादा कीमती तो ये रिवॉल्वर है। पहले परख तो लो सेठ जी, कहीं घाटे का सौदा हुआ तो हाथ मलते रह जाओगे। मुनीम की बात सेठ हीरालाल को सही लगी, अतः जैसे ही उसने रिवॉल्वर पर जड़े हीरों की जांच की, वह बुरी तरह चौंक उठा। ओह धोखा। और फिर सेठ हीरालाल प्रलाप करता हुआ बोला, हम बर्बाद हो गए मुनीम जी, फ़ौरन पुलिस को बुलाओ। वह कमीना प्रिंस हमें लूट कर भाग गया। आखिर हुआ क्या सेठ जी, ना तो रिवॉल्वर सोने का है और ना ही इस पर जड़े पत्थर हीरे के हैं। ओह। मुनीम को वह चक्का सा खड़ा देख सीट हीरालाल दहाड़ा, अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है मुनीम, फ़ौरन पुलिस को खबर कर।
जी। मुनीम द्वारा सारी घटना की जानकारी मिलने के 10 मिनट बाद ही इंस्पेक्टर तारकुंडे अपने दल बल सहित सेठ हीरालाल की दुकान पर पहुंच गया। सेठ के मुंह में 10 मिनट बाद ही सेठ के मुंह से 10 मिनट बाद ही समस्त वृतांत सुनने के बाद इंस्पेक्टर तारकुंडे ने सावधानी से रिवॉल्वर का मुआयना किया, फिर हंसता हुआ बोला, यह तो महज एक खिलौना है सेठ जी। इस रिवॉल्वर से आदमी तो क्या, एक चिड़िया भी नहीं मर सकती। लेकिन ये खून? तब इंस्पेक्टर तारकुंडे फर्श पर पड़े खून की जांच करने के उपरांत बोला, यह खून नहीं, रंग है। रंग? इसका मतलब है प्रिंस नहीं कोई ठग था और मुझे ठगने के लिए ये सारा नाटक खेला गया था। हे भगवान! दूसरे ही पल सेठ चीख उठा, हाय मेरा नौलखा हार, मैं तो बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर साहब। घबराइए नहीं सेठ जी, आपका हार आपको ज़रूर वापस मिलेगा। ये ठगने वाला गैंग अलग थलग शहरों में इसी ढंग से ठगी की वारदातें कर चुका है। पुलिस को इस गैंग की पहले से तलाश है और आज इन ठगों ने शहर में मेरे इलाके में वारदात कर अपनी आफत को दावत दी है। अब देखना, बहुत जल्द ये गैंग मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। वो कैसे? यह सोचना हमारा काम है सेठ जी। आप सिर्फ अपनी रिपोर्ट और ठगों का हुलिया दर्ज करा दीजिए। जी। तत्पश्चात इंस्पेक्टर तारकुंडे कार्रवाई निपटाने में व्यस्त हो गया। उधर एक पॉश कॉलोनी की बुलंद इमारत के तहखाने में लगे अज्ञात बॉस क्राइम किंग टाइगर के दरबार में पहुंचते ही प्रिंस नतमस्तक व आदरपूर्ण स्वर में बोला, टाइगर को गुलाम सुबहान अली का सलाम। कहो सुबहान अली, क्या खबर लाए हो? खबर अच्छी है टाइगर, हमारा प्लान कामयाब रहा। शाबाश सुबहान अली, हमें विश्वास था कि तुम वरना का हार हासिल करने में ज़रूर कामयाब होगे। लाओ, वो हार हमारे हवाले कर दो। ज़रूर। तब प्रिंस उर्फ सुबहान अली अपने कोट की भीतरी जेब से 9 लाख का हार निकाल कर टाइगर के हवाले करता हुआ बोला, अब आप भी अपना वायदा पूरा करते तो बेहतर होगा टाइगर। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, अतः हम अपना वायदा ज़रूर पूरा करेंगे। फिर टाइगर नोटों से भरा एक बैग प्रिंस के हाथ में थमाकर बोला, इस बैग में इतनी दौलत है कि तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर बाकी की ज़िंदगी सुख चैन से गुजार सको। शुक्रिया टाइगर, मैं बहुत जल्द ये मुल्क छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँगा। तत्पश्चात प्रिंस वहाँ से चला गया। प्रिंस के जाने के बाद टाइगर भी वहाँ नहीं रुका। वह सीधा अपने गुप्त कक्ष में पहुंचा और ट्रांसमीटर पर किसी से संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगा। संबंध स्थापित होते ही वो बोला, नॉर्मन, 9 लाख का हार हमारे कब्जे में है। अब तुम नोटों का ब्लॉक लेकर हिंदुस्तान आ सकते हो। ओवर। गुड। हमारा एक आदमी नोटों का ब्लॉक लेकर आज शाम की फ़्लाइट से रवाना हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे पुराने किले के खंडर में वह तुम्हारा इंतज़ार करेगा। ओवर। ठीक है, मेरा आदमी सही वक्त पर 9 लाख का हार लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन तुम्हारे आदमी की पहचान क्या होगी? ओवर। वह नीले सूट में होगा और उसके कोट पर लाल गुलाब लगा होगा। ओवर एंड ऑल। इतना कहने के साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। उधर प्रिंस की कार कुछ दूर जाकर एक गली के मोड़ पर रुक गई थी। हमें जुगल का यहीं इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन अगर टाइगर को जुगल की असलियत का पता चल गया तो? जुगल की असलियत का पता उसके फरिश्तों को भी नहीं चल सकता। तुम आ, अब तुम अब आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे टाइगर से वह 9 लाख का हार वापस लेना है। लेकिन कैसे? तभी जुगल को उसी ओर आते देख प्रिंस बोला, लो जुगल आ गया। सबीना, तुम कार स्टार्ट करो। सबीना ने तुरंत आदेश का पालन किया। फिर जैसे ही जुगल कार में आकर बैठा, सबीना ने कार दौड़ा दी। जब कार कुछ दूर निकल गई तो प्रिंस कार में छाई खामोशी को भंग करता बोला, जुगल अब तुम शुरू हो जाओ। तुम्हारे जाने के बाद टाइगर ने नॉर्मन नाम के किसी व्यक्ति को ट्रांसमीटर पर कॉल किया और तत्पश्चात जुगल टाइगर और नॉर्मन के बीच हुए वार्तालाप का ब्यौरा देने लगा। जब जुगल खामोश हुआ तो प्रिंस प्रसन्न स्वर में बोला, अब हमारा काम और आसान हो गया है। बस अब हमें ये मालूम करना है कि रात कौन कौन से विमान यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी तुम नॉर्मन के आदमी को एयरपोर्ट से किडनैप कर लेना चाहते हो। मैं क्या करना चाहता हूँ ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल तो तुम अड्डे पर चलो, हम वहाँ से आवश्यक तैयार करने के बाद एयरपोर्ट पहुँचेंगे। इतना कहकर प्रिंस ने बातों का सिलसिला समाप्त कर दिया। रात करीब 12:30 बजे डॉक्टर पूनम ने ब्लैक टावर में स्थित अपनी प्रयोगशाला का द्वार बंद किया और गुप्त रास्ते से होती हुई इमारत के तहखाने में खड़ी अपनी कार में जा बैठी। कार के स्टार्ट होते ही गैराज का द्वार स्वचालित ढंग से खुल गया और कार रेंगती हुई द्वार को पार कर तारकोल की काली सुनसान सड़क पर पहुंच गई। सड़क पर पहुंचते ही डॉक्टर पूनम ने कार की रफ्तार बढ़ा दी अतः कार हवा से बातें करने लगी। लेकिन कार अभी 3-4 किलोमीटर का फासला तय कर पाई थी कि अचानक सड़क के बीचों बीच एक व्यक्ति को पड़े देख डॉक्टर पूनम ने बड़ी मुस्तैदी से अपना पैर ब्रेक पर जमा दिया। कार के रुकते ही डॉक्टर पूनम नीचे उतरी और उस व्यक्ति के निकट पहुंचकर उसके शरीर का मुआयना करती हुई सहसा ही बुदबुदा उठी, अभी जीवित है, शायद बच जाए। डॉक्टर पूनम ने उस अज्ञात व्यक्ति को उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया और स्वयं चालक सीट पर जा बैठी। थोड़ी ही देर बाद कार वापस ब्लैक टावर की ओर जा रही थी।
ब्लैक टावर पहुंचकर डॉक्टर पूनम ने ऑपरेशन कर अज्ञात व्यक्ति के पेट में धंसी गोली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया और मरहम पट्टी के बाद उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह 5 बजे के करीब जब अज्ञात व्यक्ति को होश आया तो वह चौंकता हुआ बुदबुदाया, मैं कहाँ हूँ?" "तुम सुरक्षित जगह पर हो मिस्टर, तुम्हारा जीवन अब खतरे से बाहर है।" "ओ, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा कैसे?" "तुम मुझे घायल अवस्था में सड़क पर मिले थे, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर पूनम। अब तुम बताओ तुम कौन हो और तुम पर गोली किसने और क्यों चलाई?" "मेरा नाम सुबोध कुमार है। मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, वो शायद लुटेरे थे। आज रात जब मैं विमान से उतरा तो वे मुझे धोखे से अपनी कार में बिठा कर ले गए और मार्ग में मेरा सब कुछ लूट कर मुझे गोली मारकर सड़क पर फेंक भाग गए। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, डॉक्टर पूनम?" "आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो मेरा फ़र्ज़ था। अब आप आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद मैं आपको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले चलूँगी। आपकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद मैं आपको आपके घर पर छोड़ाऊँगी।" "जी।" तब डॉक्टर पूनम कक्ष से बाहर निकल गई। डॉक्टर पूनम के जाते ही सुबोध कुमार अपनी कलाई में फिट ट्रांसमीटर पर किसी से संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगा। फिर जैसे ही संबंध स्थापित हुआ वह तपाक से बोल उठा, "मैं लाल गुलाब बोल रहा हूँ बॉस।" "क्या बात है सुबोध, इस समय कॉल करने का कारण?" सुबोध कुमार ट्रांसमीटर पर आप बीती बताने के बाद बोला, "मुझे शक है कि मेरे यहाँ पहुँचने की जानकारी कुछ अज्ञात लोगों को हो चुकी थी। वे उन ब्लॉकों के बदले 9 लाख कार प्राप्त करने पुराने किले पर ज़रूर पहुँचेंगे।" "तुम ठीक कहते हो सुबोध, मैं अभी टाइगर को सतर्क कर देता हूँ, वह उन लोगों से स्वयं निपट लेगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है बॉस?" "फिलहाल तुम वही करो जो डॉक्टर पूनम कहती हैं। अब कुछ दिन तुम्हें सुबोध कुमारी बने रहना है। खतरा टलने पर मैं स्वयं तुमसे संपर्क करूँगा, डेट्स ऑल।" और फिर दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। उधर डॉक्टर पूनम इस टीवी स्क्रीन पर सुबोध की इस हरकत को देख रही थी। वह सुबोध और अज्ञात बॉस के बीच हुई वार्तालाप का एक एक शब्द सुन चुकी थी। ओह, तो ये बात है। अज्ञात बॉस द्वारा भेजे गए जाली नोटों के ब्लॉकों का आदान प्रदान 9 लाख के हार के साथ कल सुबह पुराने किले पर होगा। इन बातों से यह भी स्पष्ट है कि टाइगर और अज्ञात बॉस के अलावा कोई तीसरा भी इस डील में दिलचस्पी ले रहा है। अतः इन शैतानों के चेहरे से नकाब उतारने के लिए मेरा मौके पर उपस्थित रहना ज़रूरी हो गया है। इस निश्चय पर पहुंचते ही डॉक्टर पूनम उस कक्ष से बाहर निकल गई। फिर 10 बजे डॉक्टर पूनम मकड़ी रानी के वेश में पुराने किले पर जा पहुंची। यही जगह ठीक है, यहाँ से मैं अपने चारों ओर दूर तक नज़र रख सकती हूँ। अब मुझे उन लोगों के पहुँचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ओह, लेकिन मकड़ी रानी को ज़्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। ओह, नीले सूट वाला तो यहाँ पहुँच गया। शायद इसी ने सुबोध से जाली नोटों के ब्लॉक छीनकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। तभी किसी वाहन के रुकने की आवाज़ सुन मकड़ी रानी की निगाहें विपरीत दिशा में घूम गई। ओह, तो टाइगर का आदमी भी 9 लाख का हार लेकर यहाँ पहुँच चुका है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं जानता। उधर टाइगर का आदमी जैसे ही नीले सूट वाले के समीप पहुँचा, "हार लाए हो? हम अमानत में खयानत नहीं करते। भरोसा नहीं है तो खोल कर तसल्ली कर लो।" और फिर आपस में ब्रीफकेस बदलते ही नीले सूट वाला उस दिशा में लौट पड़ा जिधर से आया था। लेकिन अभी वह कुछ ही दूर गया था कि एकाएक ज़ोरदार धमाका हुआ और नीले सूट वाले व्यक्ति के शरीर के चीथड़े हवा में बिखर गए। धड़ाम! टाइगर से दुश्मनी लेने वाले का यही अंजाम होता है। फिर वह व्यक्ति जैसे ही वापसी के लिए मुड़ा, मकड़ी रानी का मस्तिष्क तेजी से सक्रिय उठा। नीले सूट वाले का खेल खत्म हो चुका है। अब टाइगर के अड्डे तक पहुंचने के लिए मुझे उसके आदमी का पीछा करना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आते ही मकड़ी रानी ने अपनी कार तक का फासला तेजी से तय किया। फिर थोड़ी ही देर बाद मकड़ी रानी बराबर का फासला बनाए हुए बड़ी सावधानी से टाइगर के आदमी की कार का पीछा कर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद आगे वाली कार को एक विशाल कोठी के गेट के अंदर दाखिल होते देख मकड़ी रानी ने अपनी कार कुछ फासले पर ही रोक दी। हो ना हो टाइगर का अड्डा इसी कोठी में मौजूद है। अतः कोठी में दाखिल होने से पहले मुझे इंस्पेक्टर तारकुंडे को इस जगह की जानकारी दे देनी चाहिए। अगले ही पल मकड़ी रानी कार में फिट फ़ोन पर इंस्पेक्टर तारकुंडे से संबंध स्थापित कर बोली, "इंस्पेक्टर तारकुंडे, अगर तुम 9 लाख का हार के लुटेरों और तस्करों के एक कुख्याति गिरोह को रंगे हाथों दबोचना चाहते हो तो दल बल सहित मेरे बताए पते पर पहुंच जाओ।" "मकड़ी रानी, तुम हुक्म दो और मैं ना पहुंचूं? ऐसा भला कभी हो सकता है? बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो तारकुंडे, पता नोट करो।" पता नोट करवाने के बाद मकड़ी रानी ने संबंध विच्छेद कर दिया और कार को ड्राइव करती हुई इमारत के पिछवाड़े ले गई। फिर एक सुरक्षित स्थान पर कार खड़ी कर वह 4 दीवारी फांद इमारत के पिछवाड़े उस स्थान पर पहुंच गई जहां से एक पाइप छत तक गया हुआ था। मकड़ी रानी ने तुरंत आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया, फिर बंदर किसी फुर्ती से पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगी।
छत पर पहुंचकर मकड़ी रानी ने एक बार फिर स्थिति का जायज़ा लिया। फिर छत से नीचे की ओर जा रही सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरने लगी। सीढ़ियाँ तय करती हुई मकड़ी रानी जल्दी से इमारत के निचले भाग में स्थित गैलरी में पहुंच गई। गैलरी सुनसान पड़ी थी, अतः वह दबे कदमों से एक ओर बढ़ने लगी। लेकिन अभी वह थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खोला और एक लंबा चौड़ा व्यक्ति मकड़ी रानी के सामने आ खड़ा हुआ। मकड़ी रानी को देख वह चौंक कर बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। कहने के साथ ही मकड़ी रानी की लाज चल गई। तड़ाक! गंजा व्यक्ति उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन गिरते ही वह उछलकर खड़ा हो गया और पागल भैंसे के समान टकराता हुआ मकड़ी रानी की ओर लपका। परंतु मकड़ी रानी सतर्क थी। आई! फिर मकड़ी रानी गंजे को घसीटती हुई कमरे के अंदर ले गई और उसे किसी गुड्डे की तरह उठाकर फर्श पर दे मारा। और इससे पहले कि वह संभल पाता, मकड़ी रानी गंजे व्यक्ति को अपनी बाह के शिकंजे में घसती हुई गुर्राई। बता, टाइगर कहाँ है, वरना एक झटके में तेरी गर्दन की हड्डी तोड़ डालूंगी। मैं नहीं जानता। गंजे व्यक्ति का उत्तर सुन मकड़ी रानी की बाह का कसाव जैसे ही उसकी गर्दन पर पड़ा, वह घिघिया उठा। मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। बताओ जल्दी। और फिर वह गंजा बिना किसी आनाकानी के टाइगर के खुफिया रास्तों के बारे में सब कुछ बताता चला गया। पूर्ण जानकारी हासिल करते ही मकड़ी रानी का हाथ पूरी ताकत से गंजे व्यक्ति की कनपटी से टकराया। तड़ाक! दूसरे ही पल गंजा व्यक्ति फर्श पर बेसुध पड़ा था और मकड़ी रानी दरवाजे की ओर बढ़ चुकी थी। अब मुझे टाइगर की खबर लेनी चाहिए। उधर इमारत के तहखाने में, टाइगर, हमारे दुश्मन का सफाया हो चुका है और नोटों का ब्लॉक भी हमारे कब्जे में आ चुका है। गुड चेहरा। तभी कुछ ख्याल आते ही टाइगर संजीदा स्वर में बोला, वे कितने आदमी थे? वो अकेला था बॉस। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारा पीछा नहीं किया गया? हाँ टाइगर। फिर तो हमें अब किसी से कोई खतरा नहीं रहा। अब हम बेधड़क होकर इतने नोट छापेंगे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तभी टाइगर की हंसी को चीरती हुई मकड़ी रानी की आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। तुम्हारे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे टाइगर। कौन? मकड़ी रानी, तुम यहाँ? हाँ मैं। और अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? तुम्हारा कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मकड़ी रानी। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। तुमसे पहले भी कई अपराधी इस गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं टाइगर, पर उनका जो अश्रु होगा वो तुम्हें अवश्य मालूम होगा। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा ये तुम नहीं जानती। तत्पश्चात टाइगर ने तुरंत अपने आदमी को मकड़ी रानी पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे डाला। गोलियां चली भी, लेकिन वह मकड़ी रानी के शरीर से टकराकर मिट्टी के टेले की तरह फर्श पर गिरती जा रही थी। टाइगर, अभी वो गोली बनी नहीं जो मकड़ी रानी का सीना चीर सके। रट रट रट! अब अगर तुम अपना बचाव कर सको तो कर लो। कहने के साथ ही मकड़ी रानी ने अपनी बेल्ट पर लगा बटन दबा दिया। दूसरे ही पल जूम! आई! आई! इधर मकड़ी रानी को टाइगर की तरफ बढ़ते देख शेरा जैसे ही उस पर झपटा, मकड़ी रानी का फौलादी घूसा उसके जबड़े से टकराया। टिशुम! शेरा की दुर्दशा देख टाइगर अपने अंगरक्षकों को आदेश देता हुआ गरजा, देख क्या रहो, टूट पड़ो, ये किसी भी हालत में यहाँ से बचकर न जाने पाए। यस सर। सॉरी यस टाइगर। दूसरे ही पल दोनों अंगरक्षक मकड़ी रानी पर झपट पड़े, लेकिन मकड़ी रानी सतर्क थी। टिशुम! तड़ाक! आई! इधर मकड़ी रानी दोनों अंगरक्षकों को लात घूसों पर रखे हुए थी। उधर टाइगर की नज़रें ब्लॉकों के ब्रीफ केस पर जा जमी। यही मौका है, मुझे ब्लॉक लेकर चंपत हो जाना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आती टाइगर तेजी से आगे बढ़ा और ब्रीफ केस उठाकर द्वार की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अभी टाइगर हॉल से निकलकर कुछ ही दूर गया था कि अचानक, सुभान अली, तुम ये क्या बेहूद किए? लगता है बहुत जल्दी में हो। तुम नहीं जानते, मकड़ी रानी हमारे इस अड्डे तक पहुंच चुकी है, अतः अब हमारे यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ओह समझा। मकड़ी रानी के भय से ही तुम बिल्ली की तरह दुम दबाकर भाग रहे हो। बकवास बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं टाइगर, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक वह नौलख कार मेरे हवाले नहीं कर देते। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मेरा दिमाग तो ठिकाने पर है टाइगर, पर लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने का बंदोबस्त मुझे ही करना पड़ेगा। इससे पहले कि मेरे रिवॉल्वर की गोली तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करके वह हार मेरे वाले कर दो। उस हार के लिए मैं अपने एक साथी को खो चुका हूँ। ओह तो ये बात है। हाँ, अब तो तुम समझ ही चुकी होगी कि उस हार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नीच कमीने, धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले अपनी जान की फिक्र करो टाइगर। कहने के साथ ही प्रिंस और सुभान अली ने गोली चला दी, लेकिन टाइगर सतर्क था। अपना बचाव करते हुए टाइगर ने हाथ में थमा ब्रीफकेस सुभान अली की तरफ उछाल दिया। सुभान अली इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः चोट खा गया। आ! फिर इससे पहले कि सुभान अली रिवॉल्वर उठाने की कोशिश करता, टाइगर चीते की सी फुर्ती से उस पर झपट पड़ा। अगले पल दोनों आपस में गुथे हुए फर्श पर लुढ़कनी खाते चले गए। टाइगर की शक्ति के सामने सुभान अली ज़्यादा देर टिक ना सका।
अचानक टाइगर ने सुबहान अली को हवा में उछाल दिया। सुबहान अली का शरीर जैसे ही फर्श पर गिरा, उसके मुंह से निकलने वाली दर्दनाक चीख से वातावरण कांप उठा। उधर टाइगर ने फुर्ती से ब्रीफकेस अपने कब्जे में किया और दौड़ पड़ा, लेकिन वह इस बात से बेखबर था कि सुबहान अली के हाथ में रिवॉल्वर पहुंच चुका है। भाग कर कहाँ जाएगा टाइगर के बच्चे। अपनी इस गफलत का मुआवजा उसे तुरंत ही भुगतना पड़ा। ठाए आ! गोली लगते ही टाइगर फर्श पर ढेर हो गया। तब प्रिंस और सुबहान अली मृत टाइगर के निकट पहुंचा और नौलख का हाथ टाइगर की जेब से निकाल अट्टहास कर उठा। हा 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 हा। अब नौलख के हार की नई नोटों के ब्लॉक की भी मैं अच्छी कीमत वसूल करूंगा। फिर वह जैसे ही ब्रीफकेस उठाने के लिए झुका, मकड़ी रानी के पैर की ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। तड़ाक! सुबहान अली छिटक कर दूर जा गिरा। फिर मकड़ी रानी उसे संभलने का मौका नहीं दिया। आई! मकड़ी रानी के शक्तिशाली प्रहारों ने सुबहान अली के होश उड़ा दिए। तभी आते हुए भारी बूटों की आवाज़ सुन मकड़ी रानी चौंकी। ठक ठक ठक। ओह, शायद तारकुंडे अपने दल बल सहित यहाँ पहुँच गया है। अतः उसके यहाँ पहुँचने से पहले मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। और फिर मकड़ी रानी वहाँ एक पल भी नहीं रुकी। उसके जाने के कुछ ही क्षणों उपरांत इंस्पेक्टर तारकुंडे अपने दल बल सहित वहाँ पहुँचा। ओह, अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात ठग सुबहान अली, तुम्हारे बाहर खड़े साथियों को तो मैं पहले ही हिरासत में ले चुका हूँ। अब तुम भी मेरे हाथ आ गए। तत्पश्चात इंस्पेक्टर तारकुंडे ने फर्श पर पड़े नौलख के हार और ब्रीफकेस को अपने कब्जे में लेने के बाद सुबहान अली को भी हिरासत में ले लिया। फिर इमारत की तलाशी लेने के बाद उसने टाइगर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इमारत को सील कर टाइगर के बेहोश साथियों और सुबहान अली के साथ वे स्वयं भी अपने दल बल सहित वहाँ से चल पड़ा। लेकिन राह में कई प्रश्न रह रहकर उसके मन मस्तिष्क को कुरेद जाते थे। आखिर सुबहान अली और अन्य लोगों को बेहोश किसने किया? क्या मकड़ी रानी आई थी? अगर आई थी तो फिर गायब कहाँ हो गई? परंतु इंस्पेक्टर तारकुंडे को अपने मस्तिष्क में उठ रहे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, मकड़ी रानी की इस कॉमिक्स को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स मकड़ी रानी और बौना जादूगर में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।